तो बेटा आज की क्लास में हम हमारा जो अगला टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो समझते हैं कि बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। अगर आपको याद हो क्लास 10th के अंदर आपको बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी कराई थी जिसमें हम बेटा एक क्या लेते हैं ग्लास प्रिज्म। उस प्रिज्म से बेटा हम कौन सी लाइट पास करते हैं बेटा सनलाइट। वो सनलाइट उस प्रिज्म से जाती है और बेटा आगे जाके वो स्प्लिट कर जाती है इनटू बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स जिनका नाम क्या होता है बेटा विबग्योर। इनफैक्ट वायलेट के नीचे बेटा यूवी लाइट होती है और रेड के ऊपर बेटा कौन सी होती है बेटा इंफ्रारेड। बेटा इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सर इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा वायलेट कलर खत्म होता नहीं है कि इंडिगो शुरू हो जाता है, इंडिगो कलर खत्म होता नहीं है कि ब्लू कलर शुरू हो जाता है, ब्लू कलर खत्म होता नहीं है कि ग्रीन कलर शुरू हो जाता है। इसीलिए बेटा इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों? बिकॉज there is no distinct boundary between two consecutive colors। तो एक कलर खत्म होने से पहले ही दूसरा कलर शुरू हो जाता है। इसका मतलब होता है बेटा कलर्स एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं ओवरलैप। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जब हम सनलाइट को ग्लास प्रिज्म से बेटा क्या करते हैं पास करते हैं। इस फिनोमेना को बेटा हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम। और बेटा अब हम इस स्पेक्ट्रम को दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। पहला कौन सा होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा बेटा स्पेक्ट्रम कौन सा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो लेट अस सी एमिशन स्पेक्ट्रम बेटा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब ध्यान से देखना बेटा, लेट्स सपोज बेटा मेरे पास एक सोर्स है, इस सोर्स को बेटा मैंने क्या किया हीट। तो बेटा ये सोर्स पहले से क्या हो जाएगा गर्म और मतलब क्या हो जाएगा अनस्टेबल। क्योंकि जब ये पहले पड़ा हुआ था तो बेटा क्या था स्टेबल था। मतलब आप किसी भी चीज को बेटा जो आपके रूम के आगे पीछे पड़ी हुई है, लेट्स सपोज बेटा एक पेन पड़ा हुआ है, उस पेन को आपने टेबल पे रखा हुआ है तो वो स्टेबल है। लेकिन आपने उस पेन को हीट करके गर्म कर दिया तो बेटा जो गर्म पेन होगा बेटा वो पहले से क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो जब आप किसी सोर्स को हीट करते हो तो बेटा वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल सोर्स जो है बेटा अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बेटा क्या एमिट करता है रेडिएशंस, इसे कहते हैं एमिट रेडिएशन। इन रेडिएशंस को जब हम एक प्रिज्म से पास करते हैं
तो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है रेडिएशंस गिवन बाय स्टार्स। जो रेडिएशन स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एमिट करते हैं, उससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लूं तो बेटा वो क्या है, अ बर्निंग मैचस्टिक। एक माचिस की तीली अगर हम उसको बेटा बर्न करते हैं, ये हो गई बेटा माचिस की तीली, ये बेटा बर्न कर रही है, तो बेटा ये क्या कर रही है, ये एमिट कर रही है रेडिएशन। उस रेडिएशन को जब बेटा मैं कहां से पास करूंगा, प्रिज्म से, तो जो स्पेक्ट्रम मेरे पास आएगा उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन आपको पता है मैचस्टिक बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट होता है रेडिएशन एमिट करने का, इसीलिए जो रेडिएशन ये एमिट करता है वो या तो येलो कलर की होती है, रीजन की होती है, या फिर वो ऑरेंज कलर की होती है ना, या फिर वो रेड कलर की होती है, इसके नीचे वाली नहीं होती, या फिर वो हीट भी होती है, जो कौन सी होती है बेटा, आईआर रेडिएशन। बेटा मैचस्टिक की अपनी एक लिमिटेशन है कि बेटा वो पूरे स्पेक्ट्रम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उस पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा प्रोड्यूस कर सकता है। आई रिपीट, सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम बेटा कौन सा सोर्स एमिट करता है, उसका नाम है बेटा स्टार्स। स्टार्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका आता है बेटा, सन का आता है। लेकिन सन जैसी एनर्जी अर्थ के ऊपर कोई भी एमिट नहीं कर सकता। जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं, एनर्जी रिलीज करने वाले जो सोर्सेज हैं बेटा, वो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल लूं तो बेटा एक क्विक सोर्स एनर्जी रिलीज करने वाले बेटा कौन कौन से होते हैं, एक माचिस की तीली, एक बर्निंग कैंडल, हमारे घरों के अंदर किचन में बर्नर जिसके ऊपर हम कुकिंग करते हैं। तो बेटा ये बर्न करके या गर्म करके एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन जब बेटा ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो क्या उस एनर्जी रिलीज, उसकी रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं, कईयों में हमें कलर नजर आता है और कईयों में हमें कलर नजर नहीं आता। जैसे टॉर्च बेटा वो भी लाइट प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो 7 कलर्स की लाइट इकट्ठे प्रोड्यूस करती है, जो मिलकर बेटा क्या दे देते हैं, व्हाइट लाइट। एक्चुअली जब टॉर्च ग्लो करती है बेटा तो वो 7 कलर्स देती है, लेकिन ये 7 कलर्स मिलकर बेटा कंबाइन कर जाते हैं, तो इसलिए हमें व्हाइट लाइट नजर आती है। ट्यूबलाइट जब जलती है वो भी तो बेटा एनर्जी का सोर्स है,
ट्यूबलाइट जब जलती है तो बेटा वो भी व्हाइट लाइट देती है। इसका मतलब ये है कि वो भी 7 कलर्स देती है। अगर मैं ट्यूबलाइट की रोशनी को प्रिज्म से पास करूंगा तो मुझे 7 अलग अलग कलर्स मिलेंगे। अगर मैं टॉर्च की लाइट को प्रिज्म से पास करूंगा तो मुझे 7 कलर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली के सामने प्रिज्म रखूंगा तो बेटा मुझे 7 कलर्स नहीं मिलेंगे। मुझे येलो कलर मिल सकता है, मुझे ऑरेंज या रेड कलर मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैच स्टिक जो होती है बेटा वो बर्निंग पर येलो कलर देती है और दूसरा देती है बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन, जिससे हमें हीट लगती है। तो बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, चाहे हमने उसको पहले हीट दी, चाहे हमने उसको करंट दिया या जो भी दिया, अब फाइनली वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेटा वो जो रेडिएशंस को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो बेटा वो जो स्पेक्ट्रम देंगे उसको हम कहते हैं बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब येलो कलर खत्म नहीं होगा और ऑरेंज शुरू हो जाएगा, लाइक दैट। ऐसे सब्सटेंसेस को जो रेडिएशन एमिट करते हैं और उनको हम बेटा ग्लास प्रिज्म से स्टडी करते हैं, उनका नाम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो, ना समझ में आई हो एमिशन स्पेक्ट्रम की, एक बार फिर से बता दो। क्या चीज पूछनी है बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या? समझाते हैं बेटा। आपने मैच स्टिक बर्न करी है बेटा? यस सर। माचिस की तीली जब जलती है तो बेटा वो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, आपको पता है? यस सर। आपको गरम गरम लगा है कभी? यस सर। बेटा वो जो गरम गरम रेडिएशन लगती है वो बेटा कौन सी रेडिएशन होती है? उसे कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। लेकिन बेटा इंफ्रारेड की प्रॉब्लम है, वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम उस हीट को महसूस तो कर सकते हैं ना बेटा। यस सर। लेकिन बेटा साथ में बेटा वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है फायर का? यस सर। कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है बेटा फायर का? येलो। अब बेटा ये दोनों अलग अलग रेडिएशंस है लेकिन निकल तो साथ रही है ना। यस सर। बेटा हम इन दोनों रेडिएशंस को अलग कैसे करें? तो बेटा रेडिएशंस को स्प्लिट करने का सबसे सही तरीका होता है आप उनको किससे पास कर दो बेटा? ग्लास प्रिज्म से। तो बेटा जब मैं ग्लास प्रिज्म से पास करूंगा तो बेटा एक साइड पर मुझे येलो कलर नजर आएगा और एक दूसरी साइड पर बेटा मैं हीटिंग सेंसेशन फील कर सकता हूं। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम का जो नीचे की साइड होती है बेटा वहां पे मुझे येलो कलर नजर आता है, लेकिन अगर मैं अपना हाथ थोड़ा सा येलो कलर के ऊपर रख दूंगा तो यहां पे मुझे हीटिंग सेंसेशन जो है वो मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में किचन के अंदर गैस स्टोव तो है बेटा? यस सर। जब बेटा आपके घर में उस गैस स्टोव को इग्नाइट किया जाता है तो बर्नर से बेटा कौन सा कलर निकलता है फ्लेम? सब ब्लू। वेरी गुड। और साथ में बेटा कौन सी रेडिएशन निकलती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। लेकिन बेटा वो दोनों साथ साथ निकल रही है ना। यस सर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो उसके पास जाके तो आपको शायद थोड़ा बहुत येलो कलर भी नजर आता है।
Yes, sir. लेकिन प्रोमिनेंट कौन सा कलर होता है? ब्लू, क्योंकि वो ज्यादा नजर आता है। और दूसरी जो प्रोमिनेंट चीज होती है बेटा वो कौन होता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। लेकिन बेटा ये सारी रेडिएशन साथ में निकल रही है ना, Yes, sir. हमको इनको अलग कैसे करें? सब प्रिज्म से। हाँ, तो अगर हम ऐसे बर्नर के पास एक प्रिज्म रख देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान कर देता है, उन रेडिएशंस को अलग अलग कर देता है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन पता चल जाती है कि सबसे नीचे ब्लू कलर आएगा, उसके ऊपर येलो कलर आएगा, उसके ऊपर अगर रेड कलर होगा तो वो नजर आएगा, और अगर रेड कलर नहीं हुआ तो उसके ऊपर बेटा कौन सी रेडिएशन आएगी? इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारी आंखों के साथ, कि हम ये वाले कलर्स तो देख सकते हैं जो 7 कलर आते हैं बेटा, लेकिन हम यूवी लाइट नहीं देख सकते, हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, इनको हमें डिटेक्ट करना होता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, बहुत अच्छा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा। आप लोग गर्मा गर्म चाय पीते हो कि दूध पीते हो? जो भी आप पीते हो बेटा, आपके पास एक गर्मा गर्म चाय का या मिल्क का कप आता है। आप बेटा उस कप के थोड़ा सा ऊपर अपना हाथ रख दो, आप कौन सी सेंसेशन महसूस कर सकते हो? The heating sensation. वेरी गुड, हीटिंग सेंसेशन। सर क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है जो चीज गर्म होगी वो इंफ्रारेड रेज निकले देगी, और जो चीज के ऊपर इंफ्रारेड रेज गिरेंगी वो भी गर्म हो जाएगी। अब बेटा चाय जब बनती है तो बेटा वो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करके बनती है, सही कहा ना बेटा मैंने? Yes, sir. लेकिन बेटा जब वो गर्म चाय का कप आप रखते हो उसमें से धुआं निकलता है ना, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कलर तो नहीं नजर आता ना बेटा। No, sir. तो बेटा चाय का कप भी एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बेटा उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो वही रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है जो हीट के साथ जुड़ी है। वो क्या है बेटा? इंफ्रारेड रेडिएशन। बेटा हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, हमारे सबके घरों के अंदर आयन मशीन है बेटा, जिसको हम प्रेस कहते हैं। Yes, sir. बेटा वो कपड़े कैसे प्रेस करती है? बेटा वो कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है? Sir, infrared. लेकिन बेटा हमें नजर नहीं आती, क्योंकि ये हमारी आंखों की कमी है, हमारी आंखों की लिमिटेशन है। लेकिन बेटा हम उसको फील तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बेटा वो गर्म है, तो बेटा वो कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी? इंफ्रारेड रेडिएशन। एंड बेटा ये रेडिएशन अगर आपके हाथों के ऊपर या चेहरे पर या स्किन पर गिरेगी तो बेटा आपको भी क्या महसूस होगा? हीटिंग सेंसेशन महसूस होगी। तो बेटा कोई भी गर्म चीज सिर्फ एक ही टाइप की रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकती है, जिसका नाम है बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर भी बहुत लंबी कैटेगरी होती है, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा ज्यादा गर्म, और थोड़ा ज्यादा गर्म, थोड़ा सा ज्यादा गर्म, बहुत गर्म, इतना गर्म। तो बेटा ये जो शब्द आप बोल रहे हो बेटा, ये हर चीज कोई ना कोई वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड है। आपके घर में बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब है? Yes, sir. जब आप बेटा उसको करंट देते हो, एनर्जी देते हो, बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब भी तो रेडिएशन का सोर्स है, वो भी तो Yes, sir. रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। जब आप उसको एनर्जी हो, खुद तो वो काम करता ही नहीं है कोई, हमको तो उससे काम करवाना पड़ता है। सर हम इलेक्ट्रिक बल्ब से काम कैसे करवाते हैं? बेटा उसको बिजली देके, इलेक्ट्रिक एनर्जी देके,
जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं बेटा, वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल देता है? Sir, heat energy. एंड sunlight, कौन से वाली कलर की लाइट? The yellow. येलो। तो बेटा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन निकलती तो साथ ही में है ना। अब आपने मुझे बोला कि सर इन दोनों को अलग कर दो, मुझे इंफ्रारेड अलग चाहिए, मुझे येलो कलर अलग चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक सिंपल फॉर्म के अंदर मैं उस बल्ब के सामने एक प्रिज्म रख दूंगा। उस प्रिज्म के अंदर से जब येलो कलर निकलेगा तो बेटा वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, और जो इंफ्रारेड रेज होंगी बेटा वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। लेकिन येलो कलर तो बेटा मुझे नजर आएगा, लेकिन मुझे कौन नजर नहीं आएगा? infrared ray, Infrared ray. लेकिन मैं बेटा उसको कैसे पहचानूंगा? तो जहां पे येलो कलर होगा ना, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर अपना हैंड रख दूंगा, तो मुझे अपने आप हीटिंग सेंसेशन महसूस होगा। मेरा लॉजिक समझ में आया? सर अगर लाइट Yes. वाइट हो तो? अगर बेटा क्या हो रहा है लाइट? सर अगर लाइट वाइट हो तो? बेटा व्हाइट लाइट है, इसका मतलब है बेटा उसके अंदर कॉम्बिनेशन है 7 रंग का, जिनको हम कहते हैं विबग्योर। वो सातों रंग एमिट करता है, लेकिन बेटा ये सातों रंग जब कंबाइन कर जाते हैं तो व्हाइट लाइट देते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपके घर में या आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो व्हाइट कलर देती हैं? सिंपल सी बात है बेटा, कौन सा बल्ब है, कौन सी ट्यूब है? आपके घर में एलईडी बल्ब तो होगा ना बेटा। yes sir, एलईडी ट्यूब है, एलईडी बल्ब है, हमारे घरों के अंदर टॉर्च की लाइट होती है बेटा, ये सब व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है बेटा, अगर मैं इस व्हाइट लाइट को किससे पास करूंगा, prism, तो बेटा ये उस व्हाइट लाइट को बेटा किस में स्प्लिट कर देगी? sir So vibgyor, 7 colors. 7 कलर्स के अंदर, विबग्योर में। और बेटा जरा स्लाइड पे आ जाओ, और इस विबग्योर के अंदर उन 7 कलर्स की अरेंजमेंट क्या होगी? सबसे नीचे कौन सा कलर होगा? So violet. sir violet, वायलेट के ऊपर कौन सा कलर है? indigo, इंडिगो से ऊपर ब्लू, ब्लू से ऊपर ग्रीन, ग्रीन से ऊपर येलो एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं बेटा, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करने की क्षमता एक वेव की बेटा क्या करती है? इंक्रीज करती है। इन सातों कलर्स में से कोई भी कलर हीट कॉज नहीं करता, इसलिए बेटा ट्यूबलाइट इतनी गर्म नहीं लगती। हाँ, एलईडी बल्ब के साथ बेटा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर एक्चुअल एलईडी बल्ब होता है बेटा, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी कवरिंग जो है एक प्लास्टिक के साथ की जाती है, जिससे वो इतना ज्यादा हमें महसूस नहीं होगा। समझ में आया बेटा? अब आप एक बात बताओ, ये एलईडी का की डिस्कवरी क्यों हुई? मैं आपको बड़ी छोटी सी कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। अब बेटा बल्ब का काम है क्या प्रोड्यूस करना? sir light, लाइट। लेकिन बल्ब लाइट के साथ क्या दे रहा है? sir heat, तो बेटा वो मेरा नुकसान है। मुझे हीट नहीं चाहिए थी, मुझे तो सिर्फ लाइट चाहिए थी। इस वजह से बेटा हम ऐसे डिवाइसेस की तरफ चलते जा रहे हैं जो सिर्फ वही चीज दे जिसकी हमें जरूरत है। बाकी चीज जो है बेटा वो एनर्जी को क्या कर रही है? वेस्ट कर रही है। तो बेटा अब हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं। तो बेटा हमने एलईडी इन्वेंट किया। अब इसका फायदा क्या है? वो कहते हैं ये बिजली कम खाता है। बेटा वो बिजली इसलिए कम खाता है क्योंकि वो बल्ब की तरह इलेक्ट्रिसिटी को हीट में नहीं बदलता, इसलिए वो बिजली कम खाता है। sir पर वो बल्ब, गर्म तो हो जाता है जलने के बाद। हाँ जी बेटा,
सर पर वो गर्म तो हो जाता है थोड़ी देर लेकिन बाद। बेटा वो बल्ब के कंपैरेटिवली इतना गर्म नहीं होता। समझ में आया बेटा? वो कम एनर्जी में ज्यादा रोशनी देता है। बल्ब का बेटा टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है और उसके अंदर जो फिलामेंट होता है बेटा उसका तो टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई चला जाता है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता। कंपैरिजन में एलईडी ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा बिजली बचाता है, ज्यादा रोशनी देता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब। इसलिए हम धीरे धीरे एलईडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। बेटा कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो खुद ब खुद एनर्जी रिलीज करते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसा कौन सा सोर्स है जो खुद ब खुद एनर्जी रिलीज करता रहता है? तो बेटा ऐसा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारी दुनिया में कौन है बेटा? हमारे यूनिवर्स में कौन है? स्टार्स। वो है हमारा सन। सारे स्टार्स, सारे सन जो है बेटा वो अपने आप एनर्जी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे थे, देते जा रहे हैं और देते रहेंगे। बैठे बिठाए हमको बेटा कितनी सारी एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये सारी एनर्जी बेटा इकट्ठी आ रही है तो हमारे लिए इतनी फायदेमंद नहीं होती। इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि इन रेडिएशंस को हम क्या कर दें बेटा, अलग अलग, ताकि हम उसको अलग अलग इस्तेमाल करें और हर एक का फायदा उठाएं। आया ना बेटा मेरा लॉजिक समझ में? यस तो बेटा अगर एक ही कटोरी के अंदर, एक ही बाउल के अंदर मैंने बेटा दाल मखनी डाल दी, राजमा डाल दिए, मैंने भिंडी डाल दी, मैंने चिकन डाल दिया, है ना, मैंने उसके अंदर टींडे डाल दी, आपको कुछ स्वाद आएगा बेटा किसी सब्जी का? नहीं आएगा ना। इसीलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, उन सबको अलग अलग कर रहे हैं ताकि हम हर चीज को अलग अलग बेटा यूज में ला सके और उनको अच्छे से पढ़ सके कि वो क्या चीजें हैं और फिर हम उनका इस्तेमाल करें। तो एक सिंपल डिवाइस जो बहुत ही सिंपल और साधारण होता है बेटा, वो कौन होता है? ग्लास प्रिज्म। वो बेटा किसी भी रेडिएशंस को, अगर 2 रेडिएशंस आ रही है, 3 आ रही है, तो बेटा उनको क्या कर देता है? अलग कर देता है। समझ में आया बेटा? यस सर। लेकिन अगर ये रेडिएशन कोई सोर्स एमिट कर रहा है और उसके बाद हम उसको अलग कर देते हैं, तो बेटा जो स्पेक्ट्रम आता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेटा इसका सबसे टॉप लेवल पर स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया जो होता है बेटा, वो किसका होता है? स्टार्स का, सन का। लेकिन बेटा अब आप यूनिवर्स को छोड़ो, अर्थ पे आ जाओ, अर्थ को छोड़ो, अपने घर में आ जाओ। आपके घर के अंदर ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? तो बेटा साधारण फॉर्म के अंदर टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, देन मैच स्टिक, देन पेपर बर्निंग, देन बर्नर, गैस स्टोव, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है बेटा ये क्या करते हैं? रेडिएशंस एमिट करते हैं। और जब हम इनकी रेडिएशंस को बेटा किससे पास करेंगे? ग्लास प्रिज्म से, तो बेटा वो स्प्लिट कर देता है और स्प्लिट करके जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि कोई चीज रेडिएशन एमिट कर रही है ना, तभी तो ये हो रहा है। सत्यम समझ में आया बेटा? यस सर। है ना? तो हम बेटा पिछली क्लास में भी एक डिवाइस है, हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, हम उसके पास जाते हैं
और देखते हैं कि वो किस टाइप की रेडिएशन एमिट कर रहा है, और मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आप देखेंगे आप खुद ब खुद उन रेडिएशंस के नाम लेने शुरू कर देंगे। एक बात बताओ जरा, देखो बेटा ध्यान से, ये इमर्शन रॉड कौन सी रेडिएशन एमिट कर रही है? सर इंफ्रारेड। वेरी गुड। ये कौन सी रेडिएशन एमिट कर रही है? इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा, अब हो सकता है कि इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन लो वेवलेंथ की भी हो और इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हाई वेवलेंथ की भी हो, है ना? तो हम क्या बात कर रहे हैं? फ्यू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब इस इमर्शन रॉड ने रेडिएशंस एमिट करी तो बेटा एब्जॉर्ब किसने करी? टेस्ट ट्यूब। वेरी गुड, टेस्ट ट्यूब ने एब्जॉर्ब करी, है ना? लेकिन जब उसने हीट एब्जॉर्ब करी तो उसने भी तो फर्दर रेडिएशन एमिट करी। वो Yes, sir. कौन कौन सी करी बेटा? सर इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। वेरी गुड। थोड़ी विजिबल लाइट मत कहना बेटा, हाँ शायद हो सकता है कि आपको वो व्हाइट लाइट दिख रही हो इसलिए आपने विजिबल बोला है, वेरी ट्रू। बट बेटा मेनली गरम चीज बेटा हमेशा येलो या रेड कलर या ब्लू कलर देती है। याद रखना बेटा, कोई भी चीज गर्म होगी तो वो येलो, ऑरेंज, रेड कलर जो है वो जरूर प्रोड्यूस करती है। अब आप देखो बेटा, ये ट्यूब जो है वो बर्न कर रही है और बर्न करने की वजह से इसने कुछ वेवलेंथ तो हीट की दे दी और बाकी वेवलेंथ जो है बेटा वो विजिबल कलर की दे दी, येलो। अब देखो थोड़ा बहुत रेड ऑरेंज भी हमें नजर आ ही रहा है ना ऊपर नीचे, है ना? Yes, तो sir. आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत रेड भी नजर आ रहा है हमें। तो बेटा रेड कलर की वेवलेंथ भी आ गई, येलो कलर की भी आ गई, लेकिन सर वेवलेंथ रेड कलर की तो बहुत कम है, वो वो बड़ा कम नजर आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वो ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? देखो येलो कलर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, रेड कलर में ऑरेंज कलर में बेटा अमाउंट जो है वो क्या है? कम है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास मोबाइल फोन्स भी तो होते हैं, तो बेटा मोबाइल फोन्स कौन सी रेडिएशन एमिट करते हैं? इंफ्रारेड। बिल्कुल नहीं, मतलब करता है पर वो इतना इशू नहीं होता बेटा मोबाइल फोन। हाँ जी, रेडियो वेव। वेरी गुड। मोबाइल फोन सिर्फ रेडियो वेव्स पे ही एमिट करते हैं। मोबाइल फोन का काम गर्म होना थोड़ी ना है, मोबाइल फोन का काम है बेटा रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन लेकर आना। लेकिन जितने भी मोबाइल फोन बनाए जाते हैं बेटा वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। आपको पता है जो मिलिट्री है, हमारी जो डिफेंस है, उनकी फ्रीक्वेंसी बात करने की अलग है, वो मोबाइल फोन में नहीं आती। सर क्यों नहीं आती? पता लगे मैंने यहाँ से लेह लद्दाख फोन किया, बीच में कोई मिलिट्री वाले आपस में बात कर रहे हैं, उनकी और मेरी फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, हमारी बेटा बातें ही मैच होनी शुरू हो जाएगी। उसको मेरा समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। सर ऐसा कैसे? क्योंकि बेटा मैं आपको दिखाता हूं ना, मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखो बेटा ये कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है, ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम कौन एमिट करता है? ये स्टार्स एमिट करते हैं। सर इनको हमने सेपरेट कैसे किया? इन सिंपल टर्म्स, प्रिज्म से पास करके। लेकिन आपने देखा ना बेटा, ये देखो कितना छोटा सा पोर्शन विजिबल लाइट का हमें नजर आ रहा है। होते तो ये 7 कलर्स है पर दिखते तो हमें व्हाइट लाइट की फॉर्म के अंदर है ना। तो अलग कैसे करेंगे? ग्लास प्रिज्म से पास कर दो, सारे कलर अलग हो जाएंगे। ये देखो विब व्यूअर आ गया, ये आ गया विब, ये आ गया ग्रीन, ये आ गया रेड, ये आ गया इंडिगो, ये आ गया ब्लू, है ना, ये आ गया येलो, ये आ गया ऑरेंज, ये आ गया विब। क्यों?
और देख लो जैसे ही रेड यहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद इंफ्रारेड शुरू हो गया, ये देख लो बेटा यहाँ पे, है ना। और जैसे ही वायलेट खत्म हुआ और उसके बाद बेटा ये देखो उससे पहले यूवी आ गया। आया बेटा लॉजिक समझ में? Yes, sir. तो बेटा एक स्पेक्ट्रम जो खुद ब खुद एमिट होता है, आज तक का सबसे बड़ा सोर्स एक स्पेक्ट्रम एमिट करने वाला बेटा वो कौन है? स्टार। लेकिन बेटा इतनी सारी रेडिएशन, आपको क्या लग रहा है बेटा ये रेडियो, अब आप देखो ना ये माइक्रोवेव्स कहां से है बेटा, ये माइक्रोवेव जो है वो यहां से है, इतना है माइक्रोवेव। अब इस माइक्रोवेव के अंदर आप देखो ना वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻³ से लेके 10⁻, मोटा मोटा -3 से लेके 10⁻, कितना 2 तक, इतनी सारी वेवलेंथ आती है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर इतनी सारी वेवलेंथ आती है। अब आपको मैं बता दूं बेटा, विजिबल लाइट जो होती है बेटा वो कहां से शुरू है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कितनी अलग अलग वेवलेंथ्स हैं? बेटा काउंट कर लो, 700 माइनस 400 कितनी हो गई? 300. वो जो 300 अलग अलग वेवलेंथ है, सर क्या मतलब? बेटा आपने नंबर ले लिया 465, बेटा 465 एक वेवलेंथ है। सर 467 वो भी एक वेवलेंथ है। सर 468 वो भी एक वेवलेंथ है। पर बेटा फर्क ये है कि बेटा वो एक लाइट कलर होगा, एक डार्क कलर होगा। जैसे बेटा जिसकी वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर, बेटा वो डार्क रेड है। जिसकी वेवलेंथ बेटा 690 नैनोमीटर होगी, बेटा वो लाइट रेड होगी। जिसकी वेवलेंथ 650 नैनोमीटर होगी बेटा वो ऑरेंजिश रेड होगी। अब ये मत सोचना कि भाई जिसकी वेवलेंथ 701 है तो बेटा वो इनविजिबल हो गया, नो। 701 में थोड़ा बहुत रेड कलर भी होगा और थोड़ा बहुत अंधेरा भी होगा। सर क्या मतलब? क्योंकि इंफ्रारेड आ गया ना बीच में। वेरी गुड। ये देखो बेटा, ये देखो यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन नजर आ रहा होगा बेटा, जो रेडिश भी है और ब्लैकिश भी है, क्योंकि बेटा यहाँ पे इंफ्रारेड भी है और इसके अंदर रेड भी है। लेकिन जो ये वाला है ये तो पूरा ही क्या हो गया? इंफ्रारेड हो गया, है ना। ये बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, इंफ्रारेड है। बेटा ये अंधेरा इसीलिए है क्योंकि मैं नहीं देख सकता। ऐसी रेडिएशंस के लिए हम डिवाइसेस बनाते हैं। हम रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, इसलिए हमने डिवाइस बनाया, रेडियो या मोबाइल या टेलीविजन। हम माइक्रोवेव्स को नहीं देख सकते, हमारी आंखों की कमी है बेटा। ये हमारी आंखें खराब नहीं है, हमारी आंखों की लिमिटेशन है कि हम माइक्रोवेव्स को नहीं देख सकते। इसलिए बेटा हमने एक स्पेशल डिवाइस बना दिया, माइक्रोवेव, कि भाई जब भी आपको माइक्रोवेव्स चाहिए आप बटन दबाओ, माइक्रोवेव अवन जो है वो माइक्रोवेव दे देगा। जब भी आपको रेडियो वेव्स चाहिए, एक फोन उठाओ, किसी को कॉल लगाओ, आपके मोबाइल से रेडियो वेव्स निकलनी शुरू हो जाएगी। आया बेटा मेरा लॉजिक समझ में? Yes, sir. तो बेटा कोई भी डिवाइस, अब बेटा वो चाहे इनविजिबल रेडिएशन दे चाहे वो विजिबल रेडिएशन दे, कोई भी डिवाइस वो जब रेडिएशंस एमिट करता है, उस एमिटेड रेडिएशंस को जब हम ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, तो बेटा ये प्रिज्म की कैपेबिलिटी होती है, ग्लास प्रिज्म की, कि वो सारी अलग अलग रेडिएशंस की वेवलेंथ को स्प्लिट कर देता है। बेटा एयर में भी ऐसा होता है, लेकिन एयर की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। वाटर भी ऐसा करता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तभी तो आपको रेनबो नजर आता है। लेकिन बेटा आप रेनबो से या पानी की बूंद से रेडियो वेव नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो तो पानी की बूंद है। लेकिन ग्लास प्रिज्म जो होता है
जो दिखने वाले 7 रंग होते हैं उनको वो स्प्लिट कर सकता है, इंफ्रारेड को, अल्ट्रा वायलेट को, उनको वो ढंग से स्प्लिट नहीं कर सकता। मेरा लॉजिक समझ में आया बच्चों? सर माइक्रोवेव और रेडियो वेव को भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसे डिवाइसेस को बेटा स्प्लिट नहीं करवाते। हम ऐसा करते हैं कि इनके लिए, इनको बनाने के अलग ही हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लेते हैं बेटा। जहां पे भी जब भी हमें चाहिए होगा हम वो यूज कर लेंगे। आप अगर अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे फिजिसिस्ट हैं, तो बेटा आप घर में बैठ के अपना एक डिवाइस बना सकते हो जो सिर्फ माइक्रोवेव एमिट करे। है क्या इतना कुछ, कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी ना है। आप अगर केपेबल इनफ है तो आप अपना एक एंटीना बना सकते हैं। आप एक अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज करके आप अपने दोस्त से बातें कर सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो सही है, मतलब आप लोगों की टेंशन गलत नहीं है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं तो बेटा वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेगी। आपको पता है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, स्पेस में इतनी सारी रेडियो वेव्स होती हैं कि वो यूनिवर्स में, स्पेस में फैली हुई है कि जब कभी कभार बाय चांस गलती से वो किसी स्पेस स्टेशन को रिसीव होती है तो बेटा वो फ्रीक्वेंसी होती है एंड नो वन नोज कि कौन उससे बात कर रहा है। यू नेवर नो कि शायद किसी एलियन प्लैनेट से या एलियन ने कोई रेडियो वेव भेजी हो और वो कम्युनिकेट करना चाहता हो, हमें नहीं पता। हाँ, क्योंकि हम उसको भाषा में नहीं बदल सकते, इसलिए बेटा हमें दिक्कत होती है। तो हमारा यूनिवर्स जो है वो रेडियो वेव से फैला हुआ है। आपने वो मूवी देखी होगी, मैं इंग्लिश मूवीज की तो बात नहीं करता, पर आपने मूवी देखी होगी बेटा, ऋतिक रोशन की जादू मूवी। यस सर। Yes. देखिए ना बेटा, तो उसमें ऋतिक रोशन के पापा जो होते हैं इनिशियली वो एक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम होता है ट्रांसमिट करना। क्या ट्रांसमिट करना? रेडियो वेव्स। क्योंकि ये सबसे बढ़िया वेव है बात करने के लिए। सर क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है, 1 सेकंड के अंदर। मान लो मैंने अभी बटन दबाया, टंग, ये टंग तो मैंने बटन दबाया बेटा, 1 सेकंड हो गया, ये बेटा स्पेस में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। 5 सेकंड हो गए, 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। 10 सेकंड हो गए, 30 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुकी है। समझ में आया बेटा मेरा कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाहता हूं? Yes, sir. तो बेटा वो हमने भेज दिए, मैसेज भेज दिए, ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन क्या पता जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले भेजी हुई बेटा, शायद किसी एलियन प्लैनेट ने या किसी और प्लैनेट के अंदर बेटा किसी को मिली हो और उसने भी वापस भेजी हो, हाँ भाई यहाँ पर है, हम हेलो भेज दिया हो, हाय भेज दिया हो, लेकिन बेटा वो हमारे अर्थ से पास भी कर गई। सर क्यों? क्योंकि बेटा हमने ट्रांसमीटर तो लगाया, रिसीवर लगाया ही नहीं, तो बेटा हमें रिसीव कहां से? इसीलिए बेटा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब बेटा दूसरी चीज पता लगे, हमें रिसीव तो हो गई, लेकिन बेटा हम उसको अपनी भाषा में नहीं बदल पा रहे, क्योंकि वो तो अलग अलग साउंड में आएगी ना। आप मेरी भाषा को सुन पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब ये रेडियो वेव में बदलती है ना, तो पता है कैसी आवाज होती है? ऐसे ऐसे ऐसी आवाज होती है इसकी। तो ये साउंड वेव में बदलती है और उसके बाद ये फिर लैंग्वेज में आती है। आया बेटा मेरा लॉजिक समझ में? Yes, sir. तो बेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी डिवाइस खुद से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है या
हम उससे रेडिएशंस प्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसे डिवाइस का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे कहते हैं बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम जो हमारे पास आता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वो स्टार्स का होता है। अर्थ पे ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि बेटा इतने बड़े डिवाइस की किसी की भी इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो ऐसा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सके। समझ में आ गया ये बात? तो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय एन एमिटेड ऑब्जेक्ट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि दूसरा स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसको हम कह रहे हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो बेटा, अब हुआ क्या, मेरे पास एक सोर्स था जो बेटा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, खुद करे या मैं उससे करवाऊं। इस रेडिएशन को बेटा मैंने एक सॉल्यूशन से पास कर दिया। अब हुआ क्या, यहां पे अगर आप देखें पहले तो 4 लाइंस हैं, लेकिन जब मैंने उसको सॉल्यूशन से पास किया तो मैंने देखा, आज हालांकि मुझे वो एक लाइन मिसिंग नजर नहीं आएगी, लेकिन जब मैंने प्रिज्म से उसको ऑब्जर्व किया तो बेटा देखा कि यहां पर डार्क कलर आ गया। इस डार्क कलर को बेटा हम क्या कहते हैं, डार्क लाइन। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो कलर मुझे मिल रहे हैं वो हो गए ये। क्या कोई बच्चा बता सकता है इसमें कोई एक कलर मिसिंग है? सब ब्लू। ब्लू। ब्लू कलर जो है वो मिसिंग है बेटा। अगर कलर मिसिंग है तो बेटा इसका मतलब होता है उस जगह पे क्या होगा, अंधेरा। उस अंधेरे को बेटा हम क्या कहते हैं, डार्क लाइन। लेकिन क्या कोई बच्चा बता सकता है ब्लू कलर इज मिसिंग, ऐसा क्यों हुआ होगा कि ब्लू कलर मिसिंग है? ऐसा क्या हुआ होगा आपके हिसाब से, या क्या चीज है जिसकी वजह से ब्लू कलर? सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया उसे। वेरी गुड। वो वाली एनर्जी या वेवलेंथ, कौन सी वाली? ब्लू। सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली। अगर सॉल्यूशन उसी में से ले गया तो बेटा ऑब्वियस ही बात है वो आगे तो आएगी नहीं, इसीलिए बेटा उसके बदले क्या आ जाता है, अंधेरा आ जाता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को बेटा हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको एक्चुअल स्पेक्ट्रम दिखाता हूं। चलो ये दिखा देता हूं बेटा मैं आपको, मैंने लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं बेटा ऊपर, आप देख सकते हैं सारे कलर नजर आ रहे हैं ना बेटा, विबग्योर के पूरा बैंड नजर आ रहा है ना बेटा हमको। बेटा इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखो रेड खत्म नहीं हो रहा, ऑरेंज शुरू हो गया, ऑरेंज खत्म नहीं हुआ, येलो शुरू हो गया, येलो खत्म नहीं हुआ, ग्रीन शुरू हो गया, ग्रीन खत्म नहीं हुआ, ब्लू आ गया, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद क्या आ गया बेटा, वायलेट। ये होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर कभी भी पार्टीशन या कोई डेफिनेट बाउंड्री जो है बेटा वो नहीं होती।
लेकिन दूसरा होता है बेटा बैंड स्पेक्ट्रम। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। और बेटा अभी हमने क्या पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये देखो बेटा, ये अच्छा खासा बैंड था, है ना, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम था, लेकिन इसमें से कुछ कलर मिसिंग हो गए। बेटा ये कुछ कलर नहीं है, ये वो वेवलेंथ है जो मिसिंग है। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5। सर ये वेवलेंथ मिसिंग क्यों है? क्योंकि बेटा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्प्लिट होने से पहले किसी सॉल्यूशन से पास किया होगा और उस सॉल्यूशन ने स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा, दे एब्जॉर्ब क्या, स्पेसिफिक वेवलेंथ due to which dark lines are observed. तो इसे कहते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने से पहले रेडिएशंस को हम किससे पास करते हैं, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। सर उस सॉल्यूशन का नाम बताओ। बेटा बहुत सिंपल है, आप ऐसा करो, नमक वाला पानी ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन। सर उसके अंदर कौन है जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है? मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे बेटा। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सारी गेम किनकी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की। ये तंग करते हैं बेटा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बेटा, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। सर ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते क्या है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। तो बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ये सॉल्यूशन नहीं आता और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर सॉल्यूशन आने की वजह से स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग होती है। आई रिपीट, सॉल्यूशन के आने की वजह से स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा स्पेसिफिक वेवलेंथ जो होती है वो मिसिंग होती है। किसी का बेटा कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो बेटा आप पूछ सकते हो। मैं जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं आपको अभी लग रहा होगा कि किसी का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। बेटा हर चीज का मैं कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पर आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से समझ के अपने दिमाग में डालना होगा। और जब मैं उसका कनेक्शन लाऊंगा तो बेटा आपको खुद हैरानी होगी कि देखो नेचर में कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से एसोसिएटेड है, कितने स्ट्रॉन्ग लिंक्स है चीजों के बीच में। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर कनेक्शन नहीं बैठ रहा। तो this might be the bad part of the chapter, but this is the actually beauty of the chapter. आगे जाके लेटर ऑन जाके तो बेटा किसी को कोई चीज कॉपी करनी हो तो वो कॉपी कर सकता है, किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। बेटा हम देखते हैं सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा। वो स्पेक्ट्रम जो बेटा लाइट से हमें मिलता है किसी सोर्स। अब बेटा सोर्स हमारे पास क्या हो गया, सन, इट इज द अल्टीमेट सोर्स, है ना। हमारे पास और सोर्स क्या हो गया, बल्ब, और सोर्स क्या हो गया, टॉर्च, और सोर्स क्या हो गया, मैचस्टिक, है ना। ये सारे सोर्स हो गए हमारे पास। उस स्पेक्ट्रम को हम एग्जामिन करते हैं एक डिवाइस के अंदर बेटा जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। अब बेटा छोटे बच्चों को हम ग्लास प्रिज्म बताते हैं। ग्लास प्रिज्म इज ओनली यूजफुल टू स्प्लिट 7 कलर्स। आई रिपीट, glass prism is only useful to split the white light into 7 colors.
बट अगर आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम चाहिए या आपको स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम चाहिए तो आपको डिवाइस लेना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोप। बेटा ये कंप्यूटराइज्ड टेक्निक पे बेस्ड होता है और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास किस टाइप का हो गया, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बेटा किसका होता है, सन का, जो सारी वेवलेंथ रेडिएशन की इंटरमिक्स्ड होती हैं, किसी का कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होता बिटवीन टू कलर्स, और ये वन ऑफ द अल्टीमेट स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा बेटा ये यूजुअली किस पे बेस्ड होता है, हीट पे बेस्ड होता है। दूसरा जो हमारे पास बेटा स्पेक्ट्रम है वो है बैंड स्पेक्ट्रम। अब बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वो एलिमेंट्स का ऑब्टेन होता है ना, ऑब्टेन from elements when electric current is passed through them. स्पेक्ट्रम ऑब्टेन एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है बेटा उनमें से। सर कैसे, आप ऑक्सीजन गैस ले लो, है ना सर, कैसे बेटा, हम एक ट्यूब लेते हैं, अभी हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। उस ट्यूब के अंदर मान लो बेटा हमने कौन सी गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस। दो एंड्स पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और जबरदस्त करंट पास करते हैं। इस करंट से बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक करके एटम देता है और वो एटम बेटा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। बेटा ये बैंड स्पेक्ट्रम बहुत फायदेमंद होता है। सर क्यों, बिकॉज इट इज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। सर क्या मतलब, बेटा हम सारे लोगों की फिंगरप्रिंट सेम है कि किसी के मिलते जुलते हैं बेटा? सर अलग अलग। सबके फिंगरप्रिंट्स बेटा क्या है, अलग अलग है, क्योंकि सारे इंसान अलग अलग है ना, इस वजह से। तो बेटा ऐसे ही ध्यान से सुनना, हमारे पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर हमारे पास 100 अलग अलग डिफरेंट 118 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 118 डिफरेंट बेटा क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है। आई रिपीट, हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा लाइन स्पेक्ट्रम, या जिसको हम कहते हैं बेटा बैंड स्पेक्ट्रा। और बेटा ये कैसे बिहेव करता है, एज फिंगरप्रिंट। इसीलिए बेटा बैंड स्पेक्ट्रम काफी यूजफुल होता है टू आइडेंटिफाई कॉम्पोजिशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। आपके आंखों के सामने या कोई आपको जमीन पे पत्थर मिल गया अननोन, आपको लगा कि शायद ये स्पेस से आया है, ये अर्थ का पत्थर नहीं है, तो बेटा हम उसको कहाँ ले जाएंगे, साइंटिस्ट के लैब के अंदर। साइंटिस्ट जो होंगे बेटा वो क्या करेंगे, उसको उस स्टोन को स्पेक्ट्रोस्कोप में डाल देंगे, इस डिवाइस में डाल देंगे। ये डिवाइस सारा कॉम्पोजिशन बता देगा, कौन कौन से एलिमेंट है, कितना कितना हर एक का परसेंटेज है,
और अगर कोई कंपाउंड है तो वो तक भी बता देता है। इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज यूज्ड टू फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ अननोन मटेरियल। अननोन मटेरियल कोई भी हो, आपने जिंदगी में पहली बार देखा हो, साइंटिस्ट ने पहली बार देखा हो, वो बेटा उसको कैसे एनालाइज करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोप में डाल के। इस टेक्निक को बेटा हम कहते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। इस टेक्निक से बेटा आप किसी भी दुनिया की अननोन चीज का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है बेटा कि विद इन नो टाइम उसको उसमें डालते ही विद इन 5 मिनट्स बेटा वो स्टडी करेगा और वो आपको बता देगा कि उस सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट का कितना कितना परसेंटेज है, क्या क्या कॉम्पोजिशन। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस और ये फायदा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने का। अब आपको लॉजिक समझ में आया बेटा क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम? कहते हैं नेक्स्ट, लेकिन जब किसी गैस, किसी सॉलिड या ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम लाइट के पाथ में रख देते हैं बीच में किसी भी सोर्स के, और उसको बाद में हम एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर, तो डार्क लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया A, ये क्या हो गया बेटा B, और ये हमारा क्या होता है 2। तो एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने 2 पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। देन ये हमने बेटा पढ़ लिया था। और अब देखो बेटा स्पेक्ट्रम्स किस किस टाइप के होते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर नो क्लियर सेपरेशन। बैंड स्पेक्ट्रा बेटा स्पेसिफिक है, ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स have different band spectra which does not match with any other element। सब एलिमेंट का अपना अपना स्पेसिफिक बैंड स्पेक्ट्रम होता है। हमको किसी का भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट दैट इजी टू स्टडी। एंड दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ गायब हो जाती है ना। स्पेसिफिक सॉल्यूशन absorbs specific wavelength of spectrum। इसे कहते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ते हैं बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का। ये है बेटा हमारा अगला टॉपिक। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन किस स्टेट में पाई जाती है? गैस। वेरी गुड। उस गैस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? H2। वेरी गुड बेटा। अब देखो बेटा, गैस को हमको एक कन्फाइंड वेसल में रखना पड़ता है। तो बेटा वो कन्फाइंड वेसल जो है बेटा, वो हमने क्या ले ली, ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर बेटा हमने कौन सी गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस। और हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के इसमें बड़ी हाई वोल्टेज से बेटा क्या पास किया, करंट पास किया।
अब देखो बेटा, जब हम हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्योंकि बेटा गैस को आप डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बर्न कर जाएगी। हाइड्रोजन गैस को अगर मैं हीट करूंगा तो वो तो बर्न कर जाएगी, हम उसको बर्न नहीं करना चाहते ना, हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं। तो बेटा हम हाइड्रोजन गैस को ट्यूब के अंदर बर्न करके, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको एटम में स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है स्टेबल और हाइड्रोजन के एटम जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। जब कोई चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको दी तो बेटा उसकी एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई। जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो बेटा ये क्या करेगी, रेडिएशंस एमिट करेगी। इट एमिट्स रेडिएशंस। इन रेडिएशंस को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करते हैं, क्या होता है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोप से बेटा पास करते हैं तो बेटा हमारे पास अलग अलग लाइन आती है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इनको बेटा हम क्या कहते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो बेटा हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, बाल्मर। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट wavelength of these lines falling in different regions, falling in different regions। different region कौन सा हो सकता है बेटा, यूवी हो सकता है, विजिबल लाइट हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, एटसेट्रा। वो फॉर्मूला क्या था जरा ध्यान से देखना। कहते हैं आप किसी भी वेवलेंथ, किसी स्पेसिफिक लाइन की अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 109,677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और बेटा 1 वेवलेंथ को हम क्या लिखते हैं, v। इसका मतलब होता है बेटा वेव नंबर। v बार का बेटा मतलब होता है वेव नंबर। ये होता है बेटा रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और ये हमारा फॉर्मूला आता है जो बाल्मर ने दिया था। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है टू कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर विजिबल रीजन। अगर कोई वेवलेंथ विजिबल रीजन में गिर रही है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। बट जब हम बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेते हैं उसके डबल दी अमाउंट हमको हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं तो बेटा वो इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं जो अलग अलग रीजन्स में गिरती हैं। और वो अलग अलग रीजन्स जो है
बेटा अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, इसीलिए ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये ओवरऑल फॉर्मूला है। ओवरऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। V bar is equal to 1 by lambda, which is equal to 109677 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square per centimeter. This is the actual formula जो आपको याद करना है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या लिख रहा हूं। बाल्मर जो थे हमारे, उनके लिए n1 की वैल्यू क्या होती है 2 और n2 की वैल्यू क्या होती है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और जो रीजन था वेवलेंथ निकालने का वो था विजिबल रीजन। लेकिन हमारे एक और साइंटिस्ट थे लाइमन ने भी बहुत सारी रेडिएशंस निकालने का फॉर्मूला बताया, लेकिन उनके लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और n2 जो है वो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होता है। और ये जो बेटा रीजन था वो था अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं पैस्चन, उनके लिए n1 की वैल्यू लगती है 3, 4, 5, 6, 7। उनके लिए बेटा रीजन कौन सा था, इंफ्रारेड। पैस्चन के बाद एक और साइंटिस्ट थे ब्रैकेट, जिनके लिए n1 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये भी IR रेडिएशन था। और फिर एक थे हमारे P5, ये 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये रीजन भी था बेटा इंफ्रारेड। मैं ये कहना चाहता हूं, एक सबसे सिंपल एलिमेंट हाइड्रोजन, जब हम उसका स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतनी सारी अलग अलग वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करता है जो अलग अलग रीजन्स में गिरती हैं। जो विजिबल लाइट में जब गिरी तो बाल्मर को नजर आ गई, तो उन्होंने पिछला फॉर्मूला बना दिया ये वाला। लेकिन बाल्मर जल्दबाजी में ये भूल गए कि वेवलेंथ सिर्फ विजिबल लाइट में ही नहीं गिरती, वो वेवलेंथ जो है वो इंफ्रारेड रीजन में भी गिरती है। तो उसके लिए लाइमन ने अपना फॉर्मूला बना दिया। फिर लाइमन और बाल्मर ये भूल गए कि इतनी सारी वेवलेंथ्स हैं अलग अलग जो इंफ्रारेड रीजन में भी गिरती हैं, और उनको ढूंढने के लिए पैस्चन, ब्रैकेट, पीफंड, उन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया। सबके फॉर्मूले में फर्क क्या था? फर्क ये था कि जैसे आप देख सकते हैं कि बाल्मर के लिए यहाँ पे एक वैल्यू लगी है 2। अगर नाम है पैस्चन तो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या लग जाएगी 3 स्क्वायर। अगर लाइमन है तो यहाँ पे वैल्यू क्या लग जाएगी 1 स्क्वायर। अगर ब्रैकेट है तो यहाँ वैल्यू क्या लग जाएगी 4 स्क्वायर। अगर पीफंड है तो वैल्यू क्या लग जाएगी 5 स्क्वायर। तो बेटा 5 अलग अलग फॉर्मूले याद करने से अच्छा है उन पांचों ने मिलकर एक फाइनली सिंगल फॉर्मूला बनाया टू फाइंड दिस वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट फॉलिंग इन एनी रीजन, जिसके लिए बेटा ये फॉर्मूला होता है। वेवलेंथ की वैल्यू पर सेंटीमीटर में आती है और जी क्या होता है, इज एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। अब हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 1, इसलिए बेटा वो फॉर्मूला बाल्मर ने नहीं लिखा था। आप ये देखें ना बेटा, बाल्मर के फॉर्मूले में यहाँ पे जी नहीं आ रहा था क्योंकि वो वैल्यू 1 थी।
इसलिए उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन बाल्मर की मेहनत शुरू तो हुई, लेकिन बेटा वो बाकी के साइंटिस्ट ने मिलकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार मैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को आपके लिए दोबारा बताता हूं, पर दोबारा बताने से पहले किसी का कोई पर्टिकुलर सवाल जवाब हो तो वो पूछ सकते हैं। तो आओ समझें कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे होता है। अब हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बेटा वो एक गैस है। अब अगर वो गैस है तो उसका फॉर्मूला क्या है, H2। H2 की फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, स्टेबल। और जो भी चीज स्टेबल होती है बेटा, याद रखना उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। हाइड्रोजन के गैस का स्पेक्ट्रम सर कैसे पढ़े, तो बेटा उसको एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बंद करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ओपन में करेंगे तो गैस उड़ जाएगी। तो हमने ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया और उसमें से बेटा क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने बेटा उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो बेटा मॉलिक्यूल टूटकर किसमें बदल गया, एटम के अंदर। और स्टेबल से वो क्या हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि उसके पास एनर्जी पहले से क्या कर गई, इंक्रीज। नेचर में कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है बेटा वो धीरे धीरे करके रेडिएशन एमिट करता है। सब करते हैं, जैसे हम गर्म चाय बनाते हैं तो गर्म चाय रेडिएशन एमिट करती है, कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब रेडिएशन एमिट करता है, कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन और येलो लाइट, ठीक है। जब हम मैच स्टिक बर्न करते हैं तो वो भी रेडिएशन एमिट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन और येलो लाइट। जब हम अपने गैस स्टोव का बर्नर बर्न करते हैं गैस, तो बेटा वो भी रेडिएशन देता है, तो वो कौन सी देता है, इंफ्रारेड और साथ में ब्लू लाइट। क्योंकि बेटा सबको अलग अलग काम है बेटा, पर्पस सबका अलग अलग है, इसलिए बेटा रेडिएशन एमिटेड भी क्या होती है, अलग। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट की। जब हाइड्रोजन के एलिमेंट ने रेडिएशंस एमिट करनी शुरू करी तो बेटा उसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में स्प्लिट करके ऑब्जर्व किया, तो वी गॉट सो मैनी डिफरेंट वेवलेंथ्स, और हम कह सकते हैं बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस। इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आई, लेकिन बेटा वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी वो सिर्फ विजिबल रीजन में आ रही थी, जो हम क्या कर सकते हैं बेटा, आंखों से देख सकते हैं। इस वजह से बाल्मर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ हमको नजर आ रही है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको नजर आ रही है, उनकी अगर वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया, वी बार, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, वेव नंबर, विच इज इक्वल टू 1/लैम्डा। एक्चुअली फॉर्मूला हमारा 1/लैम्डा से शुरू होता है, तो हमने अपनी साइंस में 1/लैम्डा को क्या बना दिया है, वी बार, क्योंकि बहुत जगह पे लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो हमने कहा कि छोड़ो यार, लैम्डा को न्यूमरेटर में लाने से अच्छा है हम एक नया साइंटिफिक सिंबल बना देते हैं, 1/लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, सिंपल सी बात है। तो हमने उसका वेव नंबर बना दिया। तो आप मुझे वेव नंबर निकाल के बताओ या लैम्डा निकाल के बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या है कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू 109677। इसको हम कहते हैं बेटा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसको हम लिखते हैं आर एच, रिडबर्ग्स कांस्टेंट आर एच। ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी है 109677, इट इज ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ निकालने का है
जो बेटा कहाँ फॉल करती हैं, विजिबल रीजन के अंदर, क्योंकि ये वाली वेवलेंथ बाल्मर जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको नजर आ रही थी, लेकिन जल्दबाजी में बाल्मर ये चेक करना भूल गए कि और भी इतनी सारी वेवलेंथ है जो अलग अलग रीजन में गिर रही है, स्पेशली यूवी के अंदर, और इंफ्रारेड में तो बहुत सारी गिर रही हैं। तो बाकी साइंटिस्ट ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले बनाने शुरू कर दिए। सर हाँ जी बेटा। सर यहाँ पर एन क्या डिनोट करता है? यही वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, मैं आपका इस क्वेश्चन को इस टॉपिक के एंड में आपको सस्पेंस ओपन कर दूंगा, पर फिलहाल यहाँ पे अभी ये सस्पेंस है। तो बेटा उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले बनाने शुरू कर दिए। अब हमारे साइंटिस्ट थे लाइमैन, उन्होंने अलग फॉर्मूला बना दिया, सेम फॉर्मूला एक और हो गया। ऐसे ही पैस्चन, ब्रैकेट, पीफर, ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 अलग अलग फॉर्मूले बनाए। तो हमने दिमाग लगाया कि पांचों अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने से अच्छा है क्यों ना हम इन फॉर्मूले को कंबाइन करके एक ही स्पेसिफिक फॉर्मूला बना दें। तो वो फॉर्मूला क्या बना, 1/लैम्डा विच इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और 1/लैम्डा को बेटा हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। अब अगर वो साइंटिस्ट का नाम लेंगे बाल्मर, तो बेटा उसमें n1 की वैल्यू तो पक्का हो गई 2, ये फिक्स्ड है। तो सर फिर n2 की वैल्यू क्या होगी, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या 5 हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। लेकिन अगर अगर उन्होंने क्वेश्चन में नाम ले लिया लाइमन का, तो बेटा n1 की वैल्यू फिक्स्ड क्या होगी, 7। वेरी गुड, n1 की वैल्यू फिक्स्ड क्या होगी, 1। लेकिन n2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन लाइमन किसके लिए बेटा बात करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ निकालने के लिए, जो सिर्फ कहां पे है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। लेकिन पैस्चन, ब्रैकेट एंड पीफर, इनके लिए n1 की वैल्यू फिक्स्ड है 3, 4, 5, और बेटा n2 की वैल्यू उस हिसाब से हो सकती है। और ये किन स्पेक्ट्रल लाइंस को केटर करते हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस कहां फॉल करती हैं, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है, ये सिर्फ उनके लिए है। तो साइंटिस्ट के नाम से n1 की वैल्यू डिसाइड हो जाती है, साइंटिस्ट का नेम डिसाइड्स n1 की वैल्यू क्या होगी, और उससे हमें रीजन का भी पता चल जाता है। एंड वी ऑल्सो नो अबाउट region where spectral line is, वो किस रीजन को बिलोंग करती है वो भी हमें पता लग जाता है। इस फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा जो चीज ऐड हुई थी वो था बेटा इंटू जी स्क्वायर, जहां पे जी क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन की, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, इसलिए वो फॉर्मूले में आता नहीं। लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगा कि फॉर्मूला हमेशा यही वाला लिखना, और अगर एनसीईआरटी बुक में कोई लिखा है या किसी रेफरेंस बुक में लिखा है तो वो मत लिखना, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा बेटर होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों।
यस सर। किसी का कोई सवाल जवाब? तो सस्पेंस ओपन करते हैं। वैसे तो मुझे अभी बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया। एक्चुअली में जब आप हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करता है फ्रॉम वन शेल टू अनदर। अब समझ में आ गया बेटा? तो N1 जो है बेटा वो कौन सा शेल होता है? इनिशियल शेल। इलेक्ट्रॉन किस शेल का है? और N2 जो होता है वो उस शेल से किस शेल में जंप किया। बाल्मर के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड शेल का होगा और वो जंप कहां पे करेगा? या तो सेकंड से थर्ड में करेगा, या सेकंड से फोर्थ में करेगा, या सेकंड से फिफ्थ में करेगा, या सेकंड से सिक्स्थ में करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लॉजिक समझ में आया बेटा? अगर ब्रैकेट की बात होती है तो बेटा इलेक्ट्रॉन किस शेल का है? फोर्थ शेल का है। अब वो फोर्थ शेल से कहां जंप कर रहा है? अब फोर्थ से या फिर वो फिफ्थ में करेगा, फोर्थ से या वो सिक्स में करेगा, अब फोर्थ से वो फिफ्थ में कर सकता है, फोर्थ से वो सिक्स में कर सकता है, फोर्थ से वो सेवंथ में कर सकता है, फोर्थ से वो एट में कर सकता है, नाइन में कर सकता है, 10 में कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। तो ये शेल्स की गेम होती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से कहां जंप करता है। असलियत में यही होता है। जब आप किसी एलिमेंट को हीट देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा देते हैं, सर वो जंप कोई भी मारते एलिमेंट हैं। हो सकता है ना? हाँ जी बेटा, सर वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना? कोई भी एलिमेंट लो बेटा, पूरी गेम किसकी है बेटा? एनर्जी की। एनर्जी है, आप क्या नहीं करवा सकते। एनर्जी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास एनर्जी नहीं है, भगवान ना करे आप बेटा पड़ा हुआ पेन नीचे से ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी है तो बेटा आप पेन को लेके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप भी लगा सकते हैं। इट इज ऑल गेम ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। तो एक बार बेटा मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं कि हमने क्या स्टडी किया है। कहते हैं जब हम रेडिएशन एमिट करते हैं हाइड्रोजन गैस की लो प्रेशर पर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में जब एग्जामिन करते हैं तो हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रा। इस लाइन स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एटम का स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी शार्प लाइंस होती हैं जो हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। किसके? हाइड्रोजन एटम के। ये शार्प लाइंस यूवी लाइट में भी होती हैं, विजिबल में भी होती हैं, इंफ्रारेड रीजन में भी होती हैं, और इनको हम ग्रुप कर देते हैं साथ में अंडर सीरीज जो इनके डिस्कवरर्स ने नेम किया था। ये देखो बेटा एक्चुअल, ये है बेटा वो डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई वोल्टेज में बेटा हम हाइड्रोजन गैस को स्प्लिट करा के एटम में बदल देते हैं। फिर एक स्लिट से हमारे पास एक शार्प एनर्जी रेडिएशन जाती है, हमको नजर तो नहीं आती बेटा क्योंकि ये तो इनविजिबल होती है, लेकिन जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो देखो बेटा हमारे पास एक डिटेक्टर प्लेट होती है। ये देखो बेटा 4 कलर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। सर ये 4 कलर मुझे क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये रेंज ही हमारी है विजिबल लाइट की, तभी तो ये 4 कलर नजर आ रहे हैं। तो बाल्मर को ये 4 कलर नजर आए थे। इन 4 कलर की स्पेसिफिक वेवलेंथ थी जो किसी और से मैच नहीं करेंगी। इन 4
वेवलेंथ की बेटा स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ये किसके लिए है? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। सर अगला एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। हीलियम के लिए बेटा ये चारों सेम नहीं होंगी, कोई अलग होगी, एक आधी कम ज्यादा होगी, बट वो डिफरेंट होगी। इसलिए बेटा हीलियम हाइड्रोजन से डिफरेंट है। लेकिन ये बेटा एक्चुअल लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, जो हमको याद नहीं करना। आई रिपीट, जो हमको याद नहीं करना। हाँ, इन 4 वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बेटा बाल्मर ने वो फॉर्मूला बनाया था। लेकिन हमें क्या पता था, इसके बाद और इसके बाद भी इतनी सारी वेवलेंथ्स हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूले बनाए। ये देखो, अब ये हो गया लाइमन का फॉर्मूला, जो यूवी में आता है ये पाल्मर का फॉर्मूला, जो विजिबल में आता है ये पैस्टन का हो गया, ये ब्रैकेट का हो गया, ये पीफन का हो गया। अब 5 फॉर्मूले याद करने से अच्छा है बेटा हम एक कंबाइंड फॉर्मूला पढ़ ले, जो मैंने आपके साथ बेटा क्या कर दिया, शेयर कर दिया। आई होप आई एम क्लियर बेटा। Yes, sir. और अब हम देखते हैं कि लास्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि ये डिफरेंस आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आप देख सकते हैं बेटा। कहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब सैंपल किसी सब्सटेंस का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर, एंड उसके बाद वो एमिट करता है टू कम बैक। मैं भी ये वर्ड ही यूज कर रहा, ग्राउंड स्टेट, मैं ये वर्ड कर रहा हूं कम बैक। तो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब आता है, लोअर टू हायर में जब आप जंप करते हो तो तब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो। लेकिन एमिशन कब पढ़ते हो, जब आप लोअर टू हायर जंप करते हो, और हायर से लोअर आने में आप बेटा कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कहता है ये रिकॉर्ड करता है वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होती है बाय द मटेरियल, ये रिकॉर्ड करता है वेवलेंथ जो एमिट करता है मटेरियल। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क बैंड्स होते हैं विद इन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर सिर्फ कुछ कलर्ड बैंड्स होते हैं इन द डार्क बैकग्राउंड। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो एक के डार्क बैंड्स है कलर्ड बैकग्राउंड में, और दूसरे वाले के कलर्ड बैंड्स है डार्क बैकग्राउंड के अंदर। तो आई होप आपको बेटा आज का ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक समझ में आए। तो बेटा कोई भी डाउट हो किसी का वो पूछ सकता है, नहीं तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।